हम सभी मानते हैं कि पिछले कुछ महीनों का समय हम सभी के लिए स्ट्रेसफुल था और इतना ज्यादा स्ट्रेस हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए हमारी अच्छी सेहत के लिए आइए आज हम कुछ ऐसे नज़ारे देखते हैं जो कि हमें रिलैक्स करेंगे। क्या आपने कभी जादू देखने के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो ये वीडियो देख लीजिए। आप भी यही सोच रहे हैं ना कि ये कहाँ से आगे बढ़ रहा है। दरअसल ये वीडियो एक 3D टाइम लैप्स वीडियो है जो वाकई बहुत अद्भुत है। प्रिंट की सभी लेयर्स की तस्वीर तब खींची गई है जब मशीन के आर्म्स और नोजल्स हमारी दृष्टि से दूर हैं, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया जादुई लगती है और मशीन की चलने की ये प्रक्रिया देखने में सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक 3D प्रिंटर 3 फीट ऊंचा कैसल बना रहा है। जब 3D प्रिंटर काम कर रहा होता तब आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस प्रिंट को बनाने में पूरे 10 दिन लगे थे। हाँ, लेकिन अगर इसे बनाने में 4 और दिन लगे होते तो हम इस फोर्ट को फोर्टनाइट बुला सकते थे। पूरे दिन इन जटिल संरचनाओं को बनाने के बाद 3D प्रिंटर्स को बहुत ध्यान से साफ करने की जरूरत होती है और हाँ, सफाई के इस काम को देखकर भी आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को कैप्चर करने वाले रेडिट यूजर पॉट्स एंड पेन्स हैं। उन्होंने पॉलीलैक्टिक एसिड मटेरियल का इस्तेमाल करके जिससे वो प्रिंटिंग करते हैं उसका इस्तेमाल तब किया जब ये मशीन गर्म थी, जिसके बाद उन्होंने नोजल को और भी ज्यादा गर्म किया, जिससे उनका काम और ज्यादा आसान हो गया और आप इस लंबी डोरी जैसी चीज को बाहर आते हुए देख सकते हैं। क्या आप में से किसी को भी लगता है कि ये नोजल मैरी पॉपिंस की है? लोहे को तब चोट मारना जब वो गर्म होता है। ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत इतनी सच्ची है कि इसे असल जिंदगी में भी आप देख सकते हैं, खास करके जब आपके पास मेटल का बहुत बड़ा पीस हो। आप इस वक्त जो प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं उसे अपसेट फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो गर्म धातु की लेंथ को कम करके उसके डायमीटर को बढ़ाती है। इस किस्से में एक वर्टिकल हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से मेटल को दबाया जाता है, जिसके कारण बाहरी मेटल बिखर कर ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण स्पार्क भी उत्पन्न होती है। आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे तो ये एक पुराने प्ले डक की तरह लगता है। बेहतर यही होगा कि आप इसे ना छुएं। कला को देखना भी अपने आप में संतोषजनक होता है, लेकिन इस कला की बनने की प्रक्रिया को देखना भी अपने आप में संतोषजनक होता है। कला के इस नमूने का नाम ब्लैक सेल्स नंबर 29 है, जिसे मिक्स्ड मीडिया आर्टिस्ट गैब्रियल डेव ने 2015 में ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में बनाया था। इस आर्ट वर्क को बनाने के लिए उन्होंने 80 मील के रंगीन धागे चुने थे। उन्होंने अपने असिस्टेंट के साथ बहुत सारे हुक्स का इस्तेमाल करके इस स्ट्रक्चर को एक कमरे में बनाया था। धागों के इस यूनिफाइड नेटवर्क को प्लेक्सस कहा जाता है। वैसे तो ये सभी धागे सीधे हैं, लेकिन ये कर्व्स आपको इन धागों के ओवरलैपिंग की वजह से दिखाई देते हैं। सेटिस्फैक्शन आज से पहले कभी भी मेरे लिए इतना ज्यादा रंगीन नहीं था भाई, लेकिन थ्रेड की मदद से आप और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। यूट्यूबर आयरॉनिक ईथन ने काम करते वक्त धागों के इन रोल्स को एक साथ कट किया। जितना ये सुनने में संतोषजनक लगता है ना, उतना ही दिखने में भी है। सच में मुझे तो ये वीडियो बेहद संतोषजनक लगा। धागों को इतने कसकर बांधा जाता है कि जब उनको काटा जाता है, तो जब इन धागों को काटा जाता है तब ये बाहर की ओर एक्सप्लोड करते हैं। वाह, क्या नजारा है। अब जरा एक नजर इन पत्थरों पर डालिए जिसे इंस्टाग्रामर यॉर्कशायर फॉसिल ने खोजा है। अगर आप इन्हें बाहर से देखें तो आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा, लेकिन असली खजाना तो आपको तब नजर आएगा जब आप इसे तोड़ेंगे, वो भी 180 लाख साल पुराना खजाना। ये मशहूर एनोमाइट फॉसिल है जो जुरासिक युग के एक प्राचीन सेफलोपॉड का है, जिसे हम आज के ऑक्टोपस और स्क्विड से भी लिंक कर सकते हैं। इनसे भी ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाले ये गोल्ड फॉसिल हैं जो कभी कभार ही नजर आते हैं। वैसे तो इनका रूप पॉलिश करने पर ये और ज्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं ये एमोनिटीज यहाँ कहाँ से आ गए। ऐसा लगता है जैसे ये यहाँ पर लुका छुपी खेल रहे थे। बोर्डम भी कभी कभी अपने आप में क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन टिकटॉक यूजर हिम बोरेलोल ने ये डिसाइड किया कि वो क्रिएटिविटी को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने और कुछ नहीं बल्कि अपने फोन पर एप्पल नोट्स ऐप का इस्तेमाल करके सभी लाइंस में कुछ न कुछ कैरेक्टर्स चेंज कर दिए और बोर्डम पर एक ऐसे लिखा है। हालांकि ऐसा करने में उन्हें घंटों का समय लगा होगा। इस वीडियो की सभी लाइंस को मैं सलाम करता हूं भाई। और हाँ, आप में से जो भी एनिमेटर्स बोर हो रहे हैं ना, वो इस वीडियो से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें नई स्क्रीन पर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयर निकालने में मजा आता है? सच बताऊं तो मुझे भी बहुत मजा आता है, लेकिन मेरे पास आपके लिए इससे भी इंटरेस्टिंग कुछ है। आइए एक नजर जरा इस आदमी पर डालते हैं। ये कितनी आसानी से बड़े पत्ते के ऊपर से बर्फ की परत को निकाल रहा है। मुझे पता है कि आप यही पूछना चाहते हैं कि बर्फ की ये लेयर कैसे बनी। कभी कभी अजीबोगरीब मौसम के कारण ऐसा होता है, जैसे कि फ्रीजिंग बारिश के कारण पूरा लैंडस्केप बर्फ से ढक जाता है।
ऐसा तब होता है जब गिरती हुई पृथ्वी की ओर आते हुए बर्फ पिघल जाती है और फिर जब ये बूंदें 0 डिग्री तापमान वाली किसी चीज को छूती हैं तो फिर तुरंत जम जाती हैं। इस प्रक्रिया को सुपर कूलिंग नाम से जाना जाता है। और बर्फ जहां पर गिरती है वहां इस तरह के अमेजिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। पत्तियां ये एक ऐसी चीज नहीं है जो इस तरह के परफेक्ट मोल्ड फॉर्म करती हैं। एक नजर जरा मिशिगन के ऑर्चर्ड में पाए जाने वाले इन घोस्ट एप्पल पर भी डालिए। जहां तक मुझे पता है यहाँ किसी भी भूत का खाना चुराया नहीं गया, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है ऑर्चर्ड में फरवरी 2019 में इस तरह की बर्फ वाली बारिश हुई थी जहां टेम्परेचर इतना कम था कि घोस्ट एप्पल की इस बर्फीली स्किन को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो एप्पल मौजूद था वो सड़ गया, लुढ़क कर नीचे गिर गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि एप्पल 28 फ़ारेनहाइट पर जमते हैं, वहीं पानी 32 फ़ारेनहाइट पर। और जैसे ही ऑर्चर्ड का तापमान इन दोनों के बीच पहुंचा तो एप्पल तो गिर गए, लेकिन उनकी इस केसिंग को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। जब बात संतोषजनक नज़ारों की आती है, कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल सही जगह पर सही वक्त पर मौजूद होते हैं, बिल्कुल इस बिडूवी नाम के रेडिट यूजर की तरह जिसने अपने फोन से वीडियो तब रिकॉर्ड किया जब बर्फ हैंड रेल से पिघलते हुए गिर रही थी। जैसे जैसे ये बर्फ रेल पर आगे बढ़ रही थी और वजन न उठा पाने के कारण बर्फ का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिरा जा रहा था, लेकिन ये प्रक्रिया देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई मशीन काम कर रही हो। सचमुच नेचर से अच्छा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। केक के बारे में सबसे अच्छी बात उसका टेस्ट होता है, लेकिन इन केक्स की तारीफ करने के लिए आपको इन्हें चखने की जरूरत नहीं है। इसे एक नज़र देख लेने से ही आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पर मिरर ग्लेज की कोटिंग की जा रही है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शुगर और जेलेटिन आइसिंग का इस्तेमाल करके इस तरह का शाइनिंग ग्लेज क्रिएट करती है। इस ग्लेज को एक ठंडे केक पर डाला जाता है, जिसके बाद इसे टपकने के लिए छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे इस मिश्रण के फैलते ही इस मौजूद रंग में भी फैलने लगते हैं। मुझे पता है ये देखते हुए आप सोच रहे हैं ना कि काश आपकी सभी चिंताएं भी बिल्कुल इसी तरह से आपकी जिंदगी से दूर हो जाएं। ट्रेडिशनल रॉक कैंडी के बारे में एक और ऐसी बात है जो उन्हें और भी ज्यादा मीठा बनाती है, और वो है इनके बनाने की प्रक्रिया। एक बार इन शुगर कैंडी के मिक्सचर को मोल्ड कर लिया जाए, उसके बाद इन्हें लंबे लंबे पाइप्स में रोल किया जाता है, जिसके बाद कैंडी सेट होती है और काटने के लिए तैयार हो जाती है। इस वक्त आप जो कैंडी देख रहे हैं वो जुकर वर्कस्टेड कैंडी मैन्युफैक्चरर्स की है। एक्सपर्ट टाइमिंग के साथ इतनी सारी पाइप्स को एक साथ काटा जा रहा है, वो भी पूरी रफ्तार से। और लीजिए, आपकी कैंडी पैक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेहनत का फल आज से पहले इतना मीठा कभी नहीं था। कुछ लोग कई बार डींगे मारते हैं कि वो आराम से परफेक्ट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके सर्किल की तुलना स्फीयर से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। दुनिया भर में कई मुर्गियां इस तरह के अंडे देती हैं और जिन्हें न्यूज वालों ने अपनी हेडलाइन में शामिल करने के बारे में सोच लिया। वैसे तो दिखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये अंडे असल में ज्यादा भीड़ भाड़ और स्ट्रेस का नतीजा होते हैं और ये घोंसले के लिए परफेक्ट नहीं होते, जिसके कारण ये रोल होकर गिर जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये अभी ही एक गोल मटोल चूजे को जन्म देने में सक्षम होंगे। आपको लगा होगा कि लॉकडाउन के समय सभी स्कूल बंद रही होंगी, लेकिन उस समय ये एक ऐसी स्कूल थी जो खुली थी। ये दृश्य रिकॉर्ड करने वाले कोई और नहीं बल्कि टिकटॉक यूजर अगाथा जॉली थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे मछलियों का एक पूरा झुंड बतख के पीछे चल रहा है। हालांकि ये बात साफ नहीं है कि ये मछलियां ऐसा क्यों कर रही हैं। हो सकता है इन्होंने इस बतख को अपना लीडर मान लिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बतख अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ती जा रही हो जो शायद इन मछलियों को पसंद हो। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ तस्वीरों को देखकर कि आप रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं, लेकिन जब हमने इंस्टाग्राम यूजर विटनरी का अकाउंट देखा तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपको जो चाहिए वो मिल गया है। इस कला के कलाकार का नाम है एडम हिलमैन, जिन्हें चीजों को अच्छे से अरेंज करने के लिए जाना जाता है। ये रोजमर्रा की चीजों को ऐसे अरेंज करते हैं कि आप मंत्रमुग्ध होकर इन्हें देखते ही रहें। इनकी कला के नमूने में रंग बिरंगे पेपर क्लिप से लेकर डाइस का रेनबो तक शामिल है। यहाँ तक कि इन्होंने जेली बीन को ज्योमेट्री का रूप दिया है और साथ ही टूथपिक का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन इनका सबसे इंटरेस्टिंग काम जो है वो है फलों के साथ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने संतरे का इस्तेमाल करके जियोमेट्रिक क्यूब्स का इल्यूजन क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एप्पल का इस्तेमाल करके एक रंग बिरंगा कटिंग बोर्ड बनाया। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले मैंने कभी इससे ज्यादा एप पीलिंग कुछ देखा होगा। अगर आपको फ्रेश फूड की डिजाइन पसंद आई है तो मुझे यकीन है कि आपको रेडिट यूजर
सेलेस्टियल मैट बॉल्स का ये टमाटर भी जरूर पसंद आएगा। इस बढ़िया से गोल टमाटर पर आपको एक भी दाग या धब्बा नजर नहीं आएगा। ये इतना गोल और अच्छा है कि शायद उस गोल अंडे को भी शर्म आ जाए। इसमें जो बस एक इम्परफेक्ट बात है वो है उस पर मौजूद ये ग्रीन दाग। लेकिन चिंता मत कीजिए, ईद पर एक दूसरे रेडिट यूजर कैली कैसीपीआई का ध्यान गया और उन्होंने इसे एडिट कर दिया ताकि सब आराम से सो सकें। रेत से खेलने में हम सभी को मजा आता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि अगर आप रेत को इस तरह से अरेंज करें तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चिंता मत कीजिए, आपको जो इस वक्त महसूस हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। दरअसल रेत का इस तरह का इस्तेमाल जापानीज रॉक गार्डन या जेन गार्डन्स के क्रिएशन में किया जाता है। ये पैटर्न्स असल में पानी की तरंगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहीं यहाँ मौजूद बड़े पत्थरों का मतलब पहाड़ होता है। जेन मॉन्क्स इस तकनीक का इस्तेमाल मेडिटेशन के लिए किया करते थे। तो हो सकता है आपके सभी सवालों का जवाब आपके पास मौजूद रेत के डब्बे में हो। क्या आपने कभी किसी सामान को देखा है जिस पर इस तरह का मार्बल प्रिंट हो, और क्या उसे देखकर आपको ऐसा लगा है कि इसे प्रिंट कैसे किया गया होगा? कुछ किस्सों में तो जवाब बहुत सिंपल होता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रो डिपिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक पानी से भरे टैंक में अलग अलग रंगों के लेयर डाले जाते हैं। इससे पहले कि ये पेंट सेट हो जाए, इसमें गिटार जैसे आइटम्स को धीरे धीरे डिप किया जाता है ताकि पेंट इस गिटार पर ट्रांसफर हो जाए। हालांकि दिखने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन ये प्रोसेस बेहद सिंपल है और पानी के सरफेस टेंशन के कारण ये पैटर्न खराब नहीं होते, आराम से किसी भी शेप में फिट हो जाते हैं। और इससे हटकर एक और अप्रोच है जिसमें स्पेशली प्रिंटेड वाटर सोल्युबल फिल्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रिंट्स पानी की सतह में डिसॉल्व हो जाते हैं और प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी भी सामान को एक डेकोरेटेड लुक देते हैं। ऐसा लगता है जैसे रिलैक्सेशन के अब पानी और पेंट के एक बड़े से टब में आता है। भाई, कुछ चीजें दिखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, जैसे कि गर्म कांच को मुड़ते हुए देखना और उसे किसी तरह के ढांचे या आकार में ढालना। न्यूयॉर्क के विट्रिक्स स्टूडियोज का ये वीडियो इस बात को प्रूव भी करता है। यहाँ देखिए कितनी बारीकी से ग्लास आर्टिस्ट कांच के पिघले हुए इस गर्म गोले को एक डिजाइन का रूप दे रहे हैं। इसका तापमान लगभग 2000 फ़ारेनहाइट है। वे लगातार लुढ़कते हैं और मेन ग्लास बेस को घुमाते हैं ताकि ग्रेविटी की वजह से कांच का ये मिश्रण जमीन पर ना पड़े। और हाँ, दोनों ही कांचों की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि ये एक दूसरे के साथ आराम से चिपक जाते हैं। एक बार जैसे ही कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, स्कल्पचर को दोबारा से गर्म किया जाता है और इसे इसका परफेक्ट शेप दे दिया जाता है। और लीजिए तैयार है विट्रिक्स ग्लास बोअर्स का ये मशहूर मॉडल जिसे हीची के नाम से जाना जाता है। मैं इनमें से एक जरूर खरीदूंगा ताकि मुझे ये प्रक्रिया एक बार फिर से देखने को मिले। क्या अब आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं? इनमें से कौन सा वीडियो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।